प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। आज आपके यहाँ जो मेरा शिक्षण कार्यक्रम है उसमें मेरे व्याख्यान माला में विषय मिला है श्री निर्मल वर्मा जी का। निर्मल वर्मा जी मेरे वक्तव्य के विषय के रूप में हैं और निर्मल वर्मा जी के बारे में जितनी बात की जाए उतना ही कम है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 30 अप्रैल सन 1929 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी और माध्यमिक शिक्षा भी वहीं से हुई। उसके बाद आप दिल्ली चले आए। दिल्ली में आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थित सेंट स्टीफन महाविद्यालय, जिसको सेंट स्टीफन कॉलेज है, उससे आपने इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातकोत्तर कहते हैं एमए को, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो एमए की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने पीएचडी की। पीएचडी करने के बाद एक ऐसा अवसर आपको मिला जो चेकोस्लोवाकिया एक देश है, उसका एक प्राच्य विद्यालय संस्थान है, उसके द्वारा आमंत्रण पर आप अनेक यूरोपीय देशों का भ्रमण करने लगे और यूरोपीय देशों का भ्रमण करते करते आपने उन देशों की संस्कृति, उन देशों का रीति रिवाज, उन देशों की परंपरा, पहनावा, खान पान, उन सब का वर्णन अपने साहित्य में लेखनी के माध्यम से किया। और निर्मल वर्मा जी की दूसरी विशेषता यह है कि जितना भी वर्णन करते हैं वो वर्णन हूबहू चित्रात्मक होता है। चित्रात्मकता उनकी लेखनी का एक चमत्कार है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में निर्मल वर्मा सजीव साहित्यकार है, जीवंत साहित्यकार के रूप में और चित्रात्मक साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और भ्रमण करते करते साथ में उन देशों के का जो साहित्यिक अवयव है, उन देशों की साहित्यिक कृतियां हैं, जैसे उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, उनका अनुवाद जो है आपने हिंदी में किया। उनका अनुवाद हिंदी में किया और अनेक संस्थानों के द्वारा आपको जो है सम्मानित किया गया। आपका सम्मान हुआ, आपको बड़े बड़े मंचों पर बुलाया गया और आपको पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। विद्यार्थियों, मुझे याद है, मेरा संस्मरण है कि जब 1993 में मैं हंसराज महाविद्यालय में से हिंदी स्नातक कर रहा था, हिंदी ऑनर्स कर रहा था, तो हमारे विद्यालय में निर्मल वर्मा जी आए थे। उनके दर्शन का अवसर मिला। मेरे
गुरुदेव विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर ब्रजभूषण शर्मा जी, और अनेक प्राध्यापक थे, डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा, डॉक्टर गिरीश चंद्र बख्शी, डॉक्टर प्रभात कुमार, ऐसे लोग थे। तो इन लोगों के सानिध्य में मेरा उनसे परिचय हुआ और मैंने अपने गुरुदेव श्री जयप्रकाश जी शर्मा जी की पुस्तक उनको भेंट की और अपनी भी पुस्तक उनको भेंट की। ये मेरा सौभाग्य रहा निर्मल वर्मा जी को के दर्शनाभिलाषी के रूप में मेरा सौभाग्य रहा। मुझे जो अवसर मिला, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ अपने महाविद्यालय हंसराज महाविद्यालय का। और विद्यार्थियों, उनकी 2-3 कृतियाँ जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनके नाम मैं गिना देता हूँ। एक तो कौवे और काला पानी पर इनको सम्मान मिला, दूसरी है चीड़ों पर चांदनी, तीसरी धुंध से उठती धुंध, ये यात्रा वृत्तांत संग्रह है, और लालटेन की छत उपन्यास है। ऐसे अनेक उपन्यास इन्होंने आपने लिखे, जिनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दुर्भाग्य ये हुआ कि 25 अक्टूबर 2005 में आपकी मृत्यु हो गई, आप दुनिया से अलविदा हो गए। और ऐसे साहित्यकार शरीर से नहीं अपितु अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अमर रहेंगे। और ऐसे साहित्यकारों से हमें सीखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अंतरा भाग 2 नामक पुस्तक में उनका एक यात्रा वृत्तांत जो धुंध से उठते धुंध से लिया गया है, वो यहाँ पर संकलित है, जिसका शीर्षक है जहाँ कोई वापसी नहीं। जहाँ कोई वापसी नहीं नामक यात्रा वृत्तांत में लेखक जो सामाजिक वातावरण, पर्यावरणिक वातावरण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका वर्णन करते हुए और आधुनिक वातावरण, आधुनिक पर्यावरण और उसकी आधुनिकता, उसकी चर्चा करता है। लेखक सिंगरौली, जिसका असली नाम वास्तविक नाम श्रृंगावली पर्वत के नाम से अभिहित है, जाना जाता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप सिंगरौली है। सिंगरौली ये हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, उसके बारे में आपने वर्णन किया। फिर उसके बाद टिहरी के आसपास एक गांव है अमझर, उसका वर्णन किया है। और उस समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा अद्वितीय थी, उसका वर्णन भी आपने किया है। और ये देखा है कि वास्तव में कितना अद्वितीय सौंदर्य था। घने बड़े बड़े घने जंगल थे, और वहाँ की जो आबो हवा थी कितनी शुद्ध थी, कितना वातावरण में विशुद्धता, कितनी विशुद्धता थी जो आज नहीं देखने को मिलती। दुर्भाग्य है इस औद्योगिकीकरण का कि पूरी प्रकृति का जो सौंदर्य है, पूरी प्रकृति का जो आकर्षण है, वो विकर्षण के रूप में बदल गया। और वास्तव में अमझर की जहाँ बात करता हूँ तो अमझर जो है में लेखक ये बताता है कि आम के बड़े बड़े बाग थे उस गांव के आसपास, जो है
आम के बड़े बड़े बाग थे और आम झड़ते रहते थे। हाँ, आमों की झड़ी लग जाती थी, इसीलिए उस गांव का नाम जो है अमझर रखा है। और उसके बाद जब पता लगा कि भाई 1987 के आसपास की बात है, 87-88 के आसपास की बात है, जब पता लगा कि भाई वहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और वहाँ के लोगों को विस्थापित करके और दूसरी जगह मुआवजा दिया जाएगा, दूसरी जगह मुआवजा दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि भाई वहाँ के जो आम के जो पेड़ हैं, वो आम के पेड़ भी क्या होने लगे, उदासीन होने लगे, उदास होने लगे और शोक संतप्त होने लगे। देखो विद्यार्थियों, पेड़ जड़वत तो होता ही है, लेकिन वृक्ष में आत्मा होती है, वृक्ष में जीव होता है, तभी तो वृक्ष फलते फूलते हैं, पौधे फलते फूलते हैं, तभी पौधे फलते फूलते हैं। जब शकुंतला जो है अपने जब कण्व ऋषि विदा करते हैं तो वृक्षों से आज्ञा मांगते हैं कि या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमुत्कंठया कंठ संभित वाष्प वृत्त कलुष चिंता जडम दर्शनम सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। हाँ, तो कोकिला कूजिता, कोकिल बोल पड़ी कि भाई अब जो है अब शकुंतला जा सकती है और पेड़ पौधे सब सारे के सारे उदास हो गए। शकुंतला के जाने पर पेड़ पौधे जो है सारे के सारे उदास हो गए। हाँ, नादत्ते प्रियमंडनाप्य भवताम युष्मा स्वपीति सुजात। हाँ, युष्मा या आद्य वह प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवः शेयम यात शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायता। तो इस प्रकार से अमझर के जो पेड़ थे वो लेखक ये बताना चाहते हैं, निर्मल वर्मा जी कहते वो पेड़ों के माध्यम से, वृक्षों के माध्यम से कहलाना चाहिए। जब यहाँ के लोग नहीं रहे तो हम क्यों रहें, हम भी ठूठ हो जाते हैं, हम भी जो है सूख जाते हैं, हमारा क्या काम है। आम नहीं देने लगे, जब से विस्थापन की बात होने लगी तब से वहाँ के पेड़ भी आम नहीं देने लगे। आम जो है आम लगते ही नहीं थे, आम के फल जो है उसमें लगते ही नहीं थे। तो कहने का अभिप्राय है वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों का विस्थापन हो गया, स्थानांतरण हो गया। ये वहाँ से दूसरी जगह, विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है वहाँ की चीज़ को दूसरी जगह स्थापित कर देना, दूसरी जगह स्थापित कर देना, उसको हम विस्थापन कहते हैं। और वहाँ पर जो है उद्योग धंधे शुरू हो गए, औद्योगिकीकरण शुरू हो गया और अंधाधुन जंगलों की कटाई होने लगी। और जंगलों की कटाई होने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होगा कि पर्यावरण का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। पर्यावरण का विनाश हो गया, वहाँ के वातावरण का विनाश हो गया, पर्यावरण वहाँ का असंतुलित हो गया। हाँ, और जो वहाँ के लोग ये सोचने लगे कि भाई क्या वहाँ की आबो हवा हमें मिल जाएगी, और वहाँ ये बताओ जहाँ हम पहले रहते थे उसके बाद हमें दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया, तो क्या वही आबो हवा हमें मिल जाएगी, क्या वही जलवायु, वही प्राकृतिक वातावरण हमें मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा, दूसरा ही कुछ होगा, माहौल दूसरा होगा, नए लोग होंगे, नई बस्ती होगी, हाँ, नया वातावरण होगा, नया पर्यावरण होगा वहाँ। तो वहाँ के लोग बड़े दुखी होने लगे और दादे जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी तो वहाँ के पर आबो हवा की तो कल्पना भी नहीं कर सकती, लेखक ये बताता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि उस समय जब
जब ये विस्थापन हुआ, उद्योग धंधे लगाए जाने लगे, तो वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो गया। और वहाँ का पर्यावरण नष्ट हो जाने के बाद फिर जो है वहाँ असंतुलन होने लगा, और प्रकृति में जो आकर्षण था वो विकर्षण में परिवर्तित हो गया, और जो है वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट हुआ। वहाँ का आबो हवा, जो वास्तविक आबो हवा हमें मिलती थी, वो आबो हवा हमें नहीं मिल पाई। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करता है लेखक। मध्य प्रदेश में का वो हरा भरा मध्य प्रदेश था, जो आज मध्य प्रदेश में जो पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया है। गर्मियों में आपको पानी की इतनी किल्लत होगी कि कहते नहीं बनता। मैं 2 बार इंदौर गया, वहाँ पर गर्मियों में तो बड़ी दिक्कत हुई, वहाँ पर पानी की समस्या। हालांकि नर्मदा नदी है, पर बहुत दूर है नर्मदा नदी। परंतु पहले कहा जाता था, डग रोटी पग पग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। पूरा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो मालवा क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मालवा क्षेत्र कहलाता है। तो वो धरती जो है, वो जो पहले गहन गंभीर थी, बहुत गहरी थी, गंभीर धरती थी, और स्थान स्थान पर रोटी, स्थान स्थान पर पानी मिलता था, जल उपलब्ध होता था। लेकिन आज वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वहाँ पर भी अंधाधुंध जंगलों की कटाई होने लगी। अंधाधुंध पेड़ जो है क्या करते हैं, वृक्ष पानी को रोकते हैं, मिट्टी के माध्यम से पानी को ऊपर को खींचे रखते हैं, ताकि जो है पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल सही रहे। निर्मल वर्मा जी ने उस समय की जो पृष्ठभूमि थी, उस समय की पृष्ठभूमि से और आधुनिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो उस समय कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, जो हमारी प्रकृति सजी धजी दुल्हन की तरह लगती थी, आज मनुष्य ने समाप्त कर दी। आज मनुष्य ने उसका नकाब उतार दिया। इसीलिए मैंने लिखा है विद्यार्थियों कि हरे भरे जंगलों से सजी हुई वसुधा को दिन प्रतिदिन निर्जन मत कीजिए, अन्यथा बनेगी बाझ धरती हमारी भाई, इसीलिए इसे निर्वन मत कीजिए। रोकिए प्रदूषण, सुधारिए पर्यावरण, वृक्ष को उगा सघन वन कीजिए। रसिक मिलेगा जलवायु भी विशुद्ध जब वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। वन रक्षा जागरण जन जन कीजिए। और एक जगह लिखा है, मत काटो वन और उपवन को, संसार नग्न हो जाएगा। मत छेड़ो प्रकृति महाशरीर को, सुष्ठत्व भग्न हो जाएगा। रसिक प्रकृति के यौवन का श्रृंगार भस्म हो जाएगा। मत काटो वन और उपवन को, संसार नग्न हो जाएगा। तो नित्य प्रति वन रोपण से यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। मत काटो वन और उपवन को, संसार नग्न हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, निर्मल वर्मा जी की जो भाषा शैली है, भाषा शैली बहुत सरल और सहज है। स्थान स्थान पर उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग है। और जो कुछ इनकी शब्दावली में चित्रात्मकता है, इनकी शब्दावली में चमत्कार है, इनकी शब्दावली आकर्षण युक्त है। क्योंकि जो लेखक का दायित्व पाठक को आकृष्ट करना है, वो पाठक को आकृष्ट करने का काम आदरणीय श्री निर्मल वर्मा करते हैं। और
अपने लेखन में जो है यात्रा वृत्तांत में स्थान स्थान पर ऐसा बताते जाते हैं कि हम पाठक जो है, पाठक को ऐसा लगता है कि वह भी उसी स्थान पर आ गया है और उस स्थान का भ्रमण कर रहा है, सिंहावलोकन कर रहा है, विहंगावलोकन कर रहा है। इस ऐसे निर्मल वर्मा जी ने अपने साहित्य को जीवंत बनाया ताकि पाठक जो है रुचि लेकर के वो उसका पठन कर सकें, उससे प्रेरणा ले सकें और हिंदी साहित्य की ओर रुझान अपना बना सकें और हिंदी साहित्य को कुछ दे सकें। ऐसा निर्मल वर्मा जी ने अपने साहित्य में उत्कृष्ट अपनी लेखनी से चमत्कार भरा है जो अद्वितीय है, वह कहते नहीं बनता, वर्णन करते नहीं बनता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और निर्मल वर्मा जी को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आप साहित्य के रूप में कोटि कोटि अमर हैं और अमर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।